स्टडी अप में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक, तो अपना ये अंतिम होगा क्विक रिवीजन। वैसे डेट तो बढ़ ही गया है कि नहीं एग्जाम का। तो देख रहे हैं जैसे व्यू कम आ रहा है तो लग रहा है कि अब मन नहीं कर रहा है रिवीजन करने का, शायद हो सकता है। बट अपना काम है रिवीजन करना, फिर उस टाइम में फिर एक बार वीडियो देख लेंगे, है कि नहीं। तो अपना काम है रिवीजन करना, रिवीजन करेंगे एग्जाम जब ले, है कि नहीं। तो चलिए चालू करते बिना कुछ देर किए। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र अगर देखें तो इसके जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक, ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता के रूप में एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक, और वही पूछे समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है, तो जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और ये समष्टि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं, तो इसे पहले देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, है कि नहीं। तो देखिए सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र, मतलब अर्थशास्त्र सिद्धांतों की बात करता है। लेकिन अपन लोग अध्ययन करने, अपन लोग देखें तो ये अर्थशास्त्र अब सिद्धांतों की व्याख्या करता है। वही अर्थशास्त्र की बात करें तो वो व्यवहारिक बात करता है। तो उसी सिद्धांत का अप्लाई कर, मतलब अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत उसी का अप्लाई करके अगर हम व्यवहारिक रूप में प्रयोग करें वो अर्थव्यवस्था हुआ। तो अर्थव्यवस्था के रूप में अगर परिभाषा देखें तो ये हुआ कि संसाधनों का इस तरह प्रयोग किया जाए, संसाधनों का इस तरह प्रयोग किया जाए ताकि नागरिकों का अधिकतम से अधिकतम कल्याण हो सके। तो वो अर्थशास्त्र के सिद्धांत से ही इसके सिद्धांत का ही प्रयोग करके हम नागरिकों का अधिकतम कल्याण कर सकते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था कहलाया। किसी के वही अर्थव्यवस्था मगर किसी देश को लगा दे जैसे भारत, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, है कि नहीं। तो इस तरह है। तो अब देख लेते हैं इसके प्रकार। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये हिंदी में इंग्लिश में तो कहने में तो लगता है कि जैसे सेम ही है, बट हिंदी में देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र करती है। वही संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा। तो संपूर्ण अर्थशास्त्र, तो यहाँ संपूर्ण अर्थशास्त्र के जनक अर्थव्यवस्था के रूप में पूछा जाए कि इसके जनक किसे माना जाए तो किन्स को माना जाता है। ठीक, तो ये जान ले। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक भी पूछे जाते हैं तो द वेल्थ ऑफ नेशंस है। ठीक, और ये प्रकाशित कब हुआ था, तो 1776 में। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करेंगे जब, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तो ये आधुनिक अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो ये पंचम क्षेत्र है। वैसे तो चर्चा इकोनॉमिक्स में 4 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के रूप में क्या जाता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तक का ही वैसे कहा जाता है। बट ये आधुनिक अर्थशास्त्र के हिसाब से देखें तो 5 क्षेत्र में बांटा गया। ठीक, तो यहाँ देखिए प्राथमिक, तो ये 2 आप लोग अच्छी तरह से ये सर भी समझाए होंगे आप लोगों को कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी समस्त गतिविधियां, प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, मत्स्य खनन, उत्खनन, ये प्राथमिक हुआ। जहां प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो वो प्राथमिक क्षेत्र। वही प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग कच्चे माल के रूप में प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके वही निर्माण, विनिर्माण, गैस, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। उसे ही द्वितीय क्षेत्र का माना जाता है। ठीक, तो ये द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, और ये इन सबों में जो क्या सेवा का कार्य करता है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र हुआ कि नहीं, तो सेवा का कार्य करता है। जैसे उसमें बीमा हुआ, ये कंपनी चलाने के लिए बीमा चाहिए। ठीक, कोई वहां काम कर रहा है मजदूर तो उसके लिए भी बीमा चाहिए। तो ये एक तरह सेवा की तरह तो तृतीय क्षेत्र में आता है। बैंकिंग भी, पैसों का लेन देन, ये भी एक सेवा के क्षेत्र में। रियल एस्टेट, परिवहन, मतलब हम दूसरे जगह से तीसरे जगह माल ढुलाई में काम कर रहे हैं, परिवहन
के द्वारा, तो एक तरह से ये परिवहन सेवा के रूप में हुआ। संचार, ये सारे सेवा के रूप में होते, इसके अन्य नाम के रूप में देखें तो सेवा क्षेत्र, और द्वितीय को औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए चतुर्थक क्षेत्र, आधुनिक और इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो शिक्षा, खोज, अनुसंधान, ये चतुर्थक क्षेत्र में आता है। ठीक, और पंचम देखें उच्च किस्म की सेवाएं, जैसे उच्च स्तर की सरकारी अधिकारी, कंपनियों की वरिष्ठ प्रबंधक, कानूनी सलाहकार, ये सब पंचम क्षेत्र में आते हैं, अर्थव्यवस्था के पंचम क्षेत्र में। तो आप ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय तो याद रहता है, बट पंचम चतुर्थ याद रखेंगे। ठीक, तो ये इसमें कौन कौन आते हैं, अगर इलिमिनेट करने के लिए दे दो तो वहां क्वेश्चन ऐसे करके बन सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक, राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखें, किसके आधार पे, तो राज्य की भूमिका के आधार पे, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, तो यहाँ देखिए पहले देखते हैं पूंजीवादी, उत्पादन एवं वितरण के संसाधनों पे किसका नियंत्रण होगा पूंजीवादी में, तो निजी क्षेत्रों का स्वामित्व होगा, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाए। उदाहरण में देखें तो अमेरिका, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वहां की अर्थव्यवस्था निजी, मतलब बाजार वहां नियंत्रित कर दिए उत्पादन वितरण को। ठीक, निजी संस्थाएं स्वामित्व रहता है निजी संस्थाओं का, और बाजार पर नियंत्रण एक तरह से देखें तो निजी संस्थाओं का, न कि सरकार का। ठीक, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अगर देखें यहाँ पे, तो उत्पादन, वितरण एवं संसाधनों पर किसका स्वामित्व होता है, तो राज्य का स्वामित्व होता है। तो जैसे देखिए उत्तरी कोरिया, क्यूबा और उत्तरी कोरिया और क्यूबा की अर्थव्यवस्था, ये एग्जाम्पल एक दो है। अगर पूछे कि यहाँ कौन सी अर्थव्यवस्थाएं, मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, ऐसे करके दे दे, भारत, उत्तरी कोरिया, क्यूबा, इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है, तो ऐसे में आप वहां चूज कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, तो अब देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का विशेषताएं मौजूद हो तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं कहलाएगी। कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगी, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि इसमें मूल्य नियंत्रण, तो मूल्य पर बस मतलब नियंत्रण की तरह सरकार काम करेगी, और सारा काम निजी क्षेत्र द्वारा ही होगा, बट कुछ नियंत्रण, कुछ रेगुलेशन होगा वो सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा किया जाएगा। ठीक, तो इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में आता है। ठीक, और निजी क्षेत्र को यहाँ उत्पादन की स्वतंत्रता होगी, लेकिन आर्थिक क्रियाओं में सरकार की कुछ भूमिका सीमित होगी, सरकार नियामक के रूप में यहाँ कार्य करेगी। ठीक, और यह अर्थव्यवस्था बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा एवं समाज के कल्याण को भी शामिल करेगा, तो दोनों को ये प्रोत्साहित करता है। ठीक, अब देखेंगे यहाँ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, ये टर्म के लिए यहाँ पे लाए हैं। तो आर्थिक समृद्धि देखें तो किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहेंगे। यह मात्रात्मक होती है, संकेतक जीडीपी, जीएनपी प्रति व्यक्ति है। ये आगे देखेंगे इसके क्या किसे कहते हैं, वैसे आप लोगों को पता भी होगा, आगे देखेंगे स्लाइड में। तो आप ये देखेंगे आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक होती है। ठीक, और ये सेवा और उत्पादन, वस्तु और सेवा के उत्पादन की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं पे आर्थिक विकास को देखें तो आर्थिक विकास लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन से ये संबंधित है। और ये मानव विकास सूचकांक HDI, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक देखें तो ये सारे आर्थिक विकास है। तो ये अगर पूछे, अगर ऐसी यहाँ पे ऐसे टर्म बनाए जा सकते हैं, एग्जामिनर के द्वारा बनाए भी जाते हैं, आप देखे भी होंगे कि आर्थिक समृद्धि हो, आर्थिक समृद्धि हो, आर्थिक विकास ना हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्र प्रगति पे है। ठीक, लेकिन आर्थिक विकास हुआ है तो जरूर आर्थिक समृद्धि हुई होगी, इसीलिए आर्थिक विकास हुआ है। लेकिन आर्थिक समृद्धि हुई तो ये जरूरी नहीं है कि आर्थिक विकास भी हुआ है। ठीक, तो ये दोनों, लेकिन आर्थिक विकास हुआ है मतलब आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है, तो इसका मतलब आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है,
के कारण ही आर्थिक विकास बढ़ रही है। ठीक, तो ये आप ये टर्म ऐसे करके आप याद रखेंगे। अब देखते हैं मानव विकास सूचकांक एचडीएफ, इसके प्रतिपादन के रूप में देखें तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री मज, मज महबूब उल हक को माना जाता है। और भारत के भी एक अर्थशास्त्री हैं, कौन आप बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे हम बताएंगे, बता ही देते, अमर्त्य सेन। ठीक, ध्यान रखेंगे, अमर्त्य सेन। ठीक, अमर्त्य सेन। और आप वर्तमान में देख लेंगे कि एचडीएफ ये सूचकांक है, जारी करता कौन है, तो यूएनडीपी है। ठीक, पूछा जाता है कि कौन जारी करता है ये सूचकांक। और आयाम देखे तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ये आयाम के रूप में है। ठीक, आयाम के रूप में देख लिया। और संकेतक देखे तो शिक्षा में जीवन के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ठीक, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष को लिया जाता है शिक्षा में। ठीक, और यहाँ देखें और स्कूल औसत अवधि के औसत वर्ष को लिया जाता है, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को लिया जाता है। ठीक, तो आप ये देख लेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं कि आप ये बताएंगे करंट के हिसाब से शामिल 191 देश, इसमें भारत भी है। तो एचडीआई में भारत का कौन सा स्थान है एचडीआई में मानव विकास सूचकांक के हिसाब से, तो आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं करंट के हिसाब से। ठीक, सर्वप्रथम जारी कब हुआ था ये, तो 1990 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और ये भारत की रैंकिंग ये पुरानी वाली है। आप बताएंगे 132 लिखा, ये पुरानी वाली है, आप नई वाली बताइए, या चेंज हुआ है या वही है। ठीक, आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में। शीर्ष स्थान देखें तो स्विट्जरलैंड है, और अंतिम स्थान देखें तो दक्षिण सूडान है। कौन है, तो दक्षिण सूडान है। ठीक, आप ये ध्यान रख लेंगे। ये स्कैनर बिहार स्पेशल क्विक रिवीजन के लिए स्कैनर दिया हुआ है। अगर आप उसका भी क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो आप इसके स्कैन करिए और जाके वहां बिहार स्पेशल का भी क्विक रिवीजन करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं भारत में नियोजन का इतिहास। भारतीय नियोजन का पिता किसे माना जाता है, तो एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। ठीक, और इसकी पुस्तक कौन सी है, तो अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत किया था। कौन, तो एम विश्वेश्वरैया। ठीक, ध्यान रखेंगे ये। और यहाँ देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था, अगर इसकी बात करें तो वो गठन का वर्ष 1938। गठनकर्ता कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ देखिए बॉम्बे प्लान प्रस्तुत कब हुआ था, तो 1944। ठीक, और यहाँ देखें प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो जीडी बिरला, ठीक, जीआर डी टाटा, कस्तूरी भाई और लाल भाई आदि उद्योगपति ने ये प्रस्तुत किया था। ठीक, और गांधीवादी योजना देखे तो प्रस्तुत वर्ष 1944। और किसने प्रस्तुत किया था, तो श्रीमन नारायण। अगर ऐसे करके कोई अगर टर्म में ऐसे तो वन लाइनर क्वेश्चन तो नहीं बनाएगा, वैसे गांधीवादी योजना और उस एक सेट प्रस्तुत करता, मतलब योजना एक सेट प्रस्तुत करता। ठीक, बॉम्बे प्लान, राष्ट्रीय नियोजन समिति प्रस्तुत करता, सर्वोदय योजना प्रस्तुत करता, ऐसे करके क्वेश्चन बनाए जा सकते, तो आप ये देख लेंगे। ठीक, तो जनवादी योजना किसने प्रस्तुत किया था, तो एम.एन. राय ने प्रस्तुत किया था। और कब, तो 1945 में। ठीक, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ देखते सर्वोदय योजना किसने कब प्रस्तुत किया था, 1950 में। और किसने प्रस्तुत किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। ठीक, और यहां देखें केसी नियोगी, ये राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड के अध्यक्ष, अगर वर्तमान गठन वर्ष देखें तो 1946। और इसी की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन हुआ, और उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी। ठीक,
तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक ना। इसमें क्या बात, एक आप लोग कमेंट किए कि कितना रैंकिंग है 2000 अभी वर्तमान में, तो ये टोटल देश भी 193 हो गया, ठीक। तो 193 देश टोटल हो गया है करंट के हिसाब से, ठीक। और यहाँ देखिए, तो 193 देश में यहाँ पे स्थान अगर देखे इंडिया का कितना है, तो 134वां स्थान है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप। वैसे करंट अफेयर्स 25-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार पीसीएस में, तो आप ये छोड़ के जाने से, अगर छोड़ के गए तो आपका एग्जाम पीटी तो नहीं मानिए, क्योंकि छोड़ के नहीं जा सकते करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स किसी न किसी का फॉलो करिए, कुछ ना कुछ, ठीक। वैसे कुमार गौरव सर जो उत्कर्ष में पढ़ाते हैं, वो काफी अच्छे क्या कहते हैं करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, क्योंकि वो रिवीजन भी पिछले वाला करवा देता है। तो जो नया हुआ नया, नहीं तो पिछले वाला भी रिवीजन करवा देता है। तो वो मुझे सही लगता है कि हाँ, रिवीजन भी साथ में हो रहा है, अगर कम टाइम में, नहीं तो वैसे मैगजीन तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक। चलिए आगे योजना आयोग गठन की तिथि योजना आयोग का देखें तो 15 मार्च 1950। गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। ये कौन सी संस्था है, तो तो संविधान नेतृत्व संस्था के रूप में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के रूप में ये लाया गया, ठीक। भंग किया गया कब, तो अगस्त 2014 में, ठीक। योजना आयोग के समय जब ये 1950 में बना था, तो उस टाइम प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह, क्या नाम है भाई, मोन्टेक सिंह, अरे मोन्टेक सिंह याद रखिए ना, ठीक। तो प्रथम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष याद रखेंगे, ठीक। और इसका भंग अगस्त 2014 में करके किसका गठन किया गया, तो नीति आयोग, इसी का नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया, ठीक। यहाँ देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। तो ये ध्यान रखें कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है, ठीक। और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय इस कार्य में सीएसओ की मदद करता है। तो एनएसएसओ भी रहे वहां पे, तो अगर सीएसओ ना रहे तो ये भी आंसर इसका हो सकता है, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1951 ईस्वी में। और वर्ष 2019 में देखे तो सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके सांख्यिकी विलय करके एनएसओ में तब्दील कर दिया गया, ठीक। ये करके सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की 2019 में, ठीक। तो अब एनएसओ आता है, ठीक। अगर वहां पे अगर ना हो एनएसओ या एनएसएसओ, तो अगर सीएसओ हो, लेकिन वैसे अब चेंज हुआ है तो एनएसओ ही रहता है, ठीक। तो एनएसओ ही रहता है एग्जाम ऑप्शन में भी, ठीक। अब देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय आय का मापन हेतु आधार वर्ष क्या है, तो 2011 से 12, ठीक। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ देखें, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था और कब लगाया था, तो दादा भाई नेहरूजी ने लगाया था। और कब, तो 1968 में, सॉरी 1868 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है। इसकी चर्चा आगे डिटेल में करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि बहुत शॉर्ट में, आगे डिटेल में है। उत्पादन विधि देखें तो उत्पादन विधि में समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पादन का, मध्यम उत्पादन का नहीं, मतलब बीच में जो अंतिम उत्पादन होता है उसको ही शामिल किया जाता है उत्पादन विधि। और आय विधि में समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय, और व्यय में समस्त उपभोग व्यय का योग इसमें शामिल करके व्यय विधि द्वारा इसका गणना किया जाता है, ठीक। ये देखेंगे वो नीति आयोग, वहां तो 2014 में भंग कर दिया गया, तो 1 जनवरी 2015 में यहाँ देखें तो नीति आयोग की स्थापना हुई, ठीक। और पूरा नाम देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक। इसका गठन देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा, जो गैर संवैधानिक संस्था है।
ठीक। ये प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगडिया, और वर्तमान में अरविंद पनगडिया क्या है बताइए आप, किसका अध्यक्ष है? ठीक। अगर नीति आयोग देश का प्रमुख थिंक टैंक है, ठीक। और नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक। शासी परिषद देखे, यहाँ पे शासी परिषद तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल होते हैं, ठीक। और यहाँ देखिए और पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कौन होते हैं? तो ये देखिए, अधिकतम संख्या 5 हो सकते हैं सदस्य के, और अंशकालिक अधिकतम संख्या 2 हो सकते हैं। और पदेन सदस्य देखिए तो भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री। ये आपसे पूछ सकते हैं टर्म में कि इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, और वो ऑप्शन दे रहा है ना, केवल 1, केवल 2, केवल 3 ऐसे करके। तो यूपीएससी में दिया, तो ऐसा ना हो कि बीपीएससी भी इस बार सीट, अब तो 2027 सीट हो गया है भाई, 2027 सीट हो गया है भाई, सारा सीट इसी बार दे देगा बीपीएससी। और फिर तो 1,000 से देगा 250-300। यार बच्चा मतलब थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जैसे 1,000 तक सही रहता, 1,000 तक देता रहता, क्योंकि शायद इलेक्शन है इसीलिए ऐसा हो सकता है, सरकार की मंशा है कि नहीं। नहीं तो 250-300 देगा ना, इसके बाद अगर सारा पद अगर भर जाएगा तो उतना ही सीट रह जाएगा, क्योंकि हर साल वैकेंसी निकालना है कि नहीं। इस बार तो 20,000 प्लस पीडी पास होंगे बच्चे, तो इसीलिए तैयारी एकदम बढ़िया से करना है। यहाँ देखिए, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित हो सकते हैं, ठीक। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जिसे कहते हैं, केंद्र सरकार का सचिव स्तर का अधिकारी हो सकता है उसमें शामिल, ठीक। तो देख लीजिए सारा। यहाँ देखिए, भारत के पंचवर्षीय योजना के संक्षिप्त विवरण देखें, तो ये आपसे पूछे जाते हैं, क्यों पता? पहली पंचवर्षीय योजना किसके लिए लाया गया था मुख्यतः? तो कृषि के विकास के लिए ये पूछता है, ना कि ये एक लक्ष्य उपलब्धि, ये सब शायद ही पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, ठीक। तो प्रमुख उद्देश्य क्या थे प्रथम पंचवर्षीय योजना लाने के? द्वितीय, तृतीय, ऐसे करके लगभग 12 पंचवर्षीय योजना है 2017 तक। तो ये सारे में ये देखते हैं कि क्या ये पूछते हैं, अगर टर्म में दे दिया योजना अवधि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 61 प्रमुख उद्देश्य, और इनमें से कौन से सही नहीं है, तो अगर ऐसे दे दिया तो इसमें तो खोजना तो पड़ेगा भाई, तो इसके लिए देखते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना अगर देखें तो ये भी ध्यान रखेंगे, अगर डाटा पूछे तो आप यहाँ ध्यान दे देंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक का काल था, ठीक। अब हम लोग ध्यान देंगे प्रमुख उद्देश्य पे, ठीक। प्रमुख उद्देश्य देखेंगे, पहली में कृषि का विकास करना था, दूसरा पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग का विकास करना था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि एवं उद्योग दोनों का। तो पहला कृषि, दूसरा भारी उद्योग, तीसरा दोनों कृषि उद्योग दोनों, ठीक। और योजना अवकाश रहा 1966 से 69 के बीच, और चौथी पंचवर्षीय योजना आई तो यहाँ पूछ सकता है भाई, क्योंकि तीसरी दे देगा और चौथी पंचवर्षीय योजना में ये डेट दे दे तो वहां फंस सकते हैं। तो अगर चौथी डेट देखे तो 1969 से 1974 के बीच है, ठीक। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में देखें, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना, ठीक। पांचवी पंचवर्षीय योजना अगर देखें तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना, ठीक। और छठी पंचवर्षीय योजना देखिए तो 1980 से 85 है, ठीक। तो ये देखिए, तो गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि। तो पूछे जाते हैं अधिकतर पहली, दूसरी, तीसरी, तो पहली, दूसरी, तीसरी याद रखेंगे, और बीच में एक चौथी याद रखेंगे, स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और पांचवी में देखें तो गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक। और यहाँ देखते हैं, हाँ यहाँ 8वीं वैसे देख लेते हैं सारा चीज अपन लोग। 7वीं में अगर देखें तो विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय इसके प्रमुख लक्ष्य के रूप में रखा गया था। योजना अवकाश था 1990 से 1997। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना देखें तो 1992 से 97 के बीच था, और विभिन्न पहलुओं में मानव का विकास किया जाना था, प्रमुख लक्ष्य 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, दिख रहा है आप लोगों को? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में अगर देखें
तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। तो नववीं याद रखेंगे, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ। 10वीं देख ली, 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो अगले 10 वर्षों के प्रति, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। तो ये तो याद रहेगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या गया था, अगले 10 वर्षों तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। तो 10 वर्षों तक, अगली 10 वर्षों तक, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखें तो तीव्र एवं समावेशी विकास, और 12वीं देखे तो ये अंतिम भी याद रखेंगे, तीव्र धार्मिक एवं अधिक समावेशी विकास, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ कृषि सुधार, अगर कृषि सुधार की बात करें तो संस्थागत सुधार, तो संस्थागत सुधार में देखिए तो मध्यस्थों का उन्मूलन, लगान का नियमन करना था, और चकबंदी, सहकारी कृषि और जोतों की अधिकतम सीमा, ठीक। ये संस्थागत सुधार था, क्योंकि एकल परिवार होने के कारण यहाँ जोतों का विखंडन अपने देश में ज्यादा है, ठीक। अधिकतर जो नया शादीशुदा महिलाएं होती है वो चाहती है कि न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, ना कि संयुक्त परिवार। तो इसलिए आकार, खेतों का, जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है। तो इससे क्या उपज, उर्वरता भी कम होगी, मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर सकते ना छोटे से जमीन में, इसलिए तो इसके लिए चकबंदी और सहकारी कृषि को लाया गया संस्थागत सुधार में, ठीक। और ये मध्यस्थ, तो बीच में मध्यस्थ बहुत सारे थे, उसका उन्मूलन किया गया। पहला तो यही कि वही जमींदार वाला मामला, तो ये उसका उन्मूलन किया गया। और तकनीकी सुधार में देखें तो उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, वैज्ञानिक कृषि, रासायनिक उर्वरक का उपयोग, यांत्रिक उपकरणों की सहायता। यही यांत्रिक उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकते छोटे खेतों में, वही जोतों का अधिकतम सीमा हो ना, तब उसमें कर सकते हैं। फसल संरक्षण हेतु कीटनाशकों का प्रयोग, अरे मतलब कर सकते, बट उतना आप यांत्रिक उपकरण का ही प्रयोग कर लेंगे, खर्च जितना आपका उपज न हो। छोटी सी जमीन में अगर यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग कर भी लिया जाए तो उपज उतना होगा ही नहीं, क्योंकि छोटा सा भूखंड है। अगर बड़ा भूखंड होगा तो उसमें अगर यांत्रिक उपकरण का प्रयोग किया जाए तो ज्यादा पैदावार होगी, है कि नहीं। इसलिए यहाँ सामान्य सुधार में देखें तो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, संगठित वित्तीय बाजार से वित्त की उपलब्धता, कीमत समर्थन नीति, उचित कृषि व्यवस्था। तो हम यहाँ पे देखिए चकबंदी और सहकारी कृषि के अगर बारे में देखें तो चकबंदी, ये टर्म पूछे जाते हैं। अगर ये सुधार, अगर कृषि सुधार में अगर ये सब हो तो ये तो आसान लगता है। कृषि सुधार अगर वो ये सेंटेंस बना के डाल दे तो आप कर लेंगे, मुझे पता है। बट यहाँ चकबंदी शब्द दे दे तो आप से हो सकता है अगर ना पता हो तो गलत करके आ जाएंगे। तो चकबंदी यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विखंडित जोतों को एक ही स्थान पर एक इकाई के रूप में परिवर्तित किया जाता है तथा विखंडित जोतों का पुल बनाकर पुनः उसी आकार में आवंटित कर दिया जाता है। इसे चकबंदी कहते हैं। मतलब भूखंड, जो अधिकतम भूखंड का टुकड़ा है उसे एक जगह लाने के लिए चकबंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जिससे इससे लाभ हो सकते हैं। इसके लाभ के रूप में देखिए तो वैज्ञानिक कृषि संभव है, समय एवं धन की बचत के साथ साथ श्रम का शुद्ध उपयोग होगा। छोटे भूखंड पे, गाँव में देखते हैं छोटे भूखंड पे 4 लोग लगे हैं, उसे क्या कहते हैं, कौन से बेरोजगारी कहते हैं, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, है कि नहीं, कि अगर वो चला भी जाए तो उसके उपज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी, छोटे जोतों के सीमा निर्धारण में प्रयुक्त भूमि का उपयोग संभव होगा, ठीक। और वही पुल बनाकर उसी आकार में आवंटित कर दिया जाता है, ठीक। कम पैसा का भी, कर का भी, सारा चीज उसी आकार में आवंटित, उसे चकबंदी कहते हैं। अब चकबंदी में बाधाएं देख लिया, अगर तो किसानों की पूर्वज की भूमि से लगाव, बोलेगा नहीं हम चकबंदी नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरे दादा का जमीन है, वो यही जमीन में ये उगाए थे, उस टाइम से ये खेती यहाँ पे हो रहा है, नहीं हम आपको नहीं देंगे। ये मतलब पूर्वजों का लगाव, कुछ भी कि ये अंतिम निशानी है मेरे पूर्वज का, तो नहीं हम खुद ही खेती करेंगे, ऐसे करके तो नहीं दे सकता एक जगह लाने के लिए, ठीक। भूमि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के कारण, भूमि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता है, भूमि का रिकॉर्ड, किसी भूमि का रिकॉर्ड है तो किसी का नहीं है, ऐसे करके। तो भूमि आकार एवं मूल्य के निर्धारण में कठिनाई होती है, भूमि के आकार एवं मूल्य के निर्धारण में भी कठिनाई होती है। उपजाऊपन, सिंचाई व्यवस्था के भिन्नता के कारण किसानों द्वारा चकबंदी का विरोध किया जाता है कि नहीं, कि तुम्हारी खेत की उपजाऊपन कम है, मेरी खेत की उपजाऊ मिट्टी है, तुम मिलाओगे तो इस साइड
उपज ज्यादा होगा बट तुम्हारे साइड कम होगा, फिर भी बराबर बराबर बटेगा, तो ऐसे में झगड़ा झगड़ा का जड़ बन जाएगा। तो इसलिए इसमें अगर देखें तो ये बाधा के रूप में काम करता है। ठीक, यहाँ देखिए अमीर एवं बड़े किसानों द्वारा अपनी उपजाऊ भूमि का चकबंदी का विरोध किया गया कि ठीक है कि नहीं। जिसका उपजाऊ भूमि हो तो विरोध करेगा है, जो जिसका उपजाऊ नहीं हो तो बोलेगा ना भाई मिला ही लो, क्योंकि वैसे भी मेरा उपज नहीं हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखिए सहकारी कृषि, इसे बड़ा कर देता कि आपको दिख सके। ठीक, दिख रहा। देखिए सहकारी कृषि की बात करें, आपके नोट्स में ये सब लिख पढ़ाए होंगे सर, बस रिवीजन के माध्यम से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, तो आप रिवीजन मन लगाया करिए और हम भी मन लगाया कराएंगे और साथ में मिलकर रिवीजन करते हैं। ठीक, देखिए इसका तात्पर्य किसानों के मालिकाने हक को बनाए रखते हुए एक साथ कृषि करना है। ठीक, मालिकाना हक बनाए रखते हुए लेकिन एक साथ कृषि करना है इसका। ठीक, इस प्रक्रिया में देखिए तो आगत की लागत तथा उत्पादन की मात्रा को अनुपातिक रूप से विभाजित कर लिया जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखें तो सहकारी कृषि का उद्देश्य क्या था, तो एकीकृत उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाना। ठीक, एक आधार पर न केवल उत्पादकता में भी वृद्धि की जा सकती है बल्कि सामाजिक भेदभाव को भी कम किया जाए। इसके लाभ अगर सहकारी कृषि के लाभ अगर देखें तो उत्तरदायित्व की भावना तो बढ़ेगी ही एकीकृत, साथ में भेदभाव भी मिटेगा और उत्पादकता में वृद्धि तो होगी। और ये देखिए भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। देखे थे कृषि के बारे में प्रथम पंचवर्षीय, दूसरे भारी उद्योग, दूसरे पंचवर्षीय योजना में किसका प्रमुख उद्देश्य माना लिया गया था, तो भारी उद्योग का विकास करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी यह तर्क दिया गया कि सहकारी कृषि के माध्यम से उत्पादन के 25% तक की वृद्धि की जा सकती है। ठीक, अब यहां देखें तो सहकारी कृषि को प्रोत्साहन नहीं मिला, क्यों नहीं मिल सका, क्योंकि सामाजिक असमानता, धार्मिक जाति भेदभाव, ठीक, जागरूकता का अभाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, भूमि रिकॉर्ड का अनुपलब्धता। ठीक, तो ये सब ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखिए कीमत समर्थन नीति। कीमत समर्थन नीति की बात करें तो सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल की उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए खाद्यान्नों की खरीद वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कीमत समर्थन नीति का प्रयोग करता है। ठीक, और इसके अंतर्गत देखें तो विभिन्न कीमतों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सुने होंगे, है कि नहीं, खरीद मूल्य, निर्गत मूल्य, एफआरपी, उचित एवं लाभकारी मूल्य। तो ये सारे देखेंगे, ये सारे टर्म पूछे जाते हैं, इसीलिए ये लाए हैं आपके सामने। और कौन निर्धारण करता है और निर्धारण करने की क्या प्रक्रिया होती है। ठीक, तो यहाँ देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक, एमएसपी की बात करें, एमएसपी चर्चा में रहता है। ठीक, तो ये कृषि चैप्टर से महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। तो इसकी बात अगर करें तो किसी खाद्यान्न का वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों से उसका खाद्यान्न को खरीदने की गारंटी देता है वो एमएसपी कहलाता है। ठीक, तो आपको ये एमएसपी अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर कहीं पूछ दे टर्म में तो पूछ दे, तो कौन जारी करता है और कैसे निर्धारण किया, ये अधिकतर पूछे जाते हैं। तो अपना सब डिवीजन करेंगे जो पूछ दे, है कि नहीं। सरकार की नोडल एजेंसी एफसीआई किसानों से खाद्यान्न की खरीद करती है। एजेंसी जिस कीमत पर कृषि उत्पादों को क्रय करेगी उसे खरीद मूल्य कहते हैं। ठीक, खरीद मूल्य। एफसीआई जिस मूल्य पे किसानों से जिस कीमत पर कृषि उत्पादों को क्रय करेगी उसे खरीद मूल्य कहेंगे। ठीक, और खरीद मूल्य एमएसपी से अधिक भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अगर टर्म कहीं पे आपको ये सेंटेंस दिखे कि एमएसपी कम होता है तो आप खरीद मूल्य एमएसपी से अधिक नहीं हो सकता, या कम नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, तो अधिक नहीं हो सकता, तो ये गलत होगा, या बराबर नहीं हो सकता, ये भी गलत होगा टर्म। तो आप ये ध्यान रखेंगे। एमएसपी का निर्धारण कैसे होता है, तो ये देखें तो भारत में एमएसपी का निर्धारण सीएसीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किया जाता है। और कौन करता है, तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जिसे सीसीईए के द्वारा किया जाता है। ठीक,
तो सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत एवं इंग्लिश में CACP, ठीक, ये ध्यान रखिए, ये सिफारिश करता है। अगर वहां पे अगर ये CCA ने नहीं दिया हो तो वो उसका आंसर होगा। अब दोनों दिया हो तो भाई वो सिफारिश करता है। और लागू कौन करता है इसके द्वारा? तो ये CCA द्वारा, ठीक, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। तो आप हिंदी में याद रखेंगे, क्योंकि हिंदी में अगर वहां रहे और तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब यहां देखिए, CACP द्वारा मुख्यतः 22 से 24 फसलों को MSP की सिफारिश की जाती है, जिसकी घोषणा कौन करता है? तो CCA द्वारा किया जाता है, ठीक। और ये घोषणा कब किया जाता है? तो बुआई से पहले किया जाता है, ठीक। तो आप ये ध्यान रखेंगे। यहां देखिए, MSP के निर्धारक कारक, MSP के निर्धारण के कारक अगर देखें तो मांग एवं आपूर्ति, ठीक, ये निर्धारक के कारक है। MSP का उपभोक्ता पर संभावित प्रभाव, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों का रुझान का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक। कृषि एवं गैर कृषि व्यापार के मध्य संबंध, उपभोक्ता की कीमत, उपभोक्ता की खाद्य प्रकृति में परिवर्तन, उत्पादन की लागत, ये सारे चीज MSP निर्धारण करते के समय ये सारी चीज ध्यान रखे जाते हैं, ठीक। तो आप ये ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में सरकार के द्वारा MSP का निर्धारण किया जाता है कैसे, किस किस को इसमें मुख्यतः शामिल किया जाता है? तो देखिए, A2FL अगर देखें तो इसमें A2 के अलावा अनुमानित पारिश्रमिक लागत को भी शामिल किया जाता है, ठीक। ये सारे टर्म A2 के अंतर्गत आते हैं, ठीक। A2 के अलावा अगर देखें तो अनुमानित पारिवारिक श्रम लागत को भी शामिल किया जाता है। और C2 अगर देखें, C2 तो यहाँ उत्पादन की व्यापक लागत, इसमें A2 प्लस FL के अलावा भूमि का अनुमानित लगान, पूंजी का पर अदा किया जाने वाला ब्याज भी शामिल थे। लेकिन भारत में A2FL प्लस 50% दिख रहा होगा आपको, 50% मार्जिन के आधार पर MSP का निर्धारण किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें पूंजी पर अदा किया जाने वाला ब्याज शामिल नहीं किया जाता, अनुमानित लगान नहीं, भूमि का शामिल किया जाता है। इसमें A2 प्लस FL 50% मार्जिन को शामिल किया जाता है, ठीक। तो आप ये प्रति लाभ है ये, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि नहीं, बताइए, है कि नहीं ध्यान रखना ये? अरे ये पूछेगा भाई, पूछता है क्वेश्चन, पूछेगा क्या, पूछता है ही क्वेश्चन ये, बताइए आप लोग, पूछता है कि नहीं ये क्वेश्चन ऐसे, है कि नहीं? चलिए अब अगला देखिए, ये हरित क्रांति, इसकी बातें हम लोग कल करेंगे, ठीक। हरित क्रांति के बारे में कल बात करेंगे। चलिए आज इतना तक ही रखते हैं। चलिए धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग का ये रिवीजन बढ़िया चल रहा होगा। डीप बढ़ गया तो क्या हो गया भाई, रिवीजन करते हैं मिलकर साथ में, ठीक। और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए धन्यवाद।